तो नमस्कार सभी को। मैं मुकेश मिश्रा आज आपके सामने जो है एक नया चैप्टर लेकर आया हूँ, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। और इस चैप्टर के पहले पार्ट के अंदर हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे लगभग 3 टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। 3 तरीके के हम फॉर्म्स डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें आपका है सोल प्रोप्राइटरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटी और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। तो शुरू करते हैं इस टॉपिक को। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं वेरियस फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस जो कि हम लोगों ने पहले डिस्कस किया हुआ था, बिजनेस क्या है, यहाँ पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि उस बिजनेस को करने के क्या तरीके हो सकते हैं, उसके कितने तरीके के फॉर्म हैं। तो हमको जो वेरियस फॉर्म्स बताए गए हैं वो इन टोटल आपके जो है वो मेजर 5 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस बताए गए हैं, जिनको हम एक एक करके जो है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपका है सोल प्रोप्राइटरशिप, फिर पार्टनरशिप बिजनेस है, फिर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, जॉइंट स्टॉक कंपनी है। इस टॉपिक के अंदर या इस पार्ट के अंदर हम लोग इन 3 टॉपिक को डिटेल से डिस्कस करेंगे, सोल प्रोप्राइटरशिप, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली और कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप को। सोल प्रोप्राइटरशिप की अगर हम बात करें तो इसे एकल व्यवसाय भी बोलते हैं। एकल का मतलब वो व्यवसाय, वो बिजनेस जो कि किसी एक इंडिविजुअल के थ्रू किया जाएगा। ठीक है, ये सबसे पुराना फॉर्म ऑफ बिजनेस है, सबसे पुराना और सबसे ज़्यादा प्रचलित भी, या सबसे ज़्यादा जो है वो ट्रेंडिंग भी। A sole proprietorship or a one man's business organization owned and managed by a single person. Yes, सबसे पहली जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक है वो यही है कि ये जो बिजनेस है वो एक इंडिविजुअल जो है वो मैनेज और कंट्रोल करता है। ही इज़ एंटाइटल टू रिसीव ऑल द प्रॉफिट, और वही एक जो सिंगल इंडिविजुअल है उसी को सारा प्रॉफिट और सारा लॉस जो है वो बेयर करना होता है, सारा रिस्क उसके अपने कंधे पर होता है। A sole proprietorship is a business established, owned and controlled by single person. एक इसकी जो मेजर कैरेक्टरिस्टिक है कि एक सिंगल पर्सन ही इस पूरे बिजनेस को कंट्रोल करेगा। द सोल प्रोप्राइटरशिप इज द मोस्ट प्रोमिनेंट ऑफ द 5 फॉर्म्स ऑफ ओनरशिप, या 5 तरीके के जो बिजनेस फॉर्मेशन है उसमें सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट, सबसे ज़्यादा जो प्रचलित और सबसे ज़्यादा पुराना मेथड जो है वो सोल प्रोप्राइटरशिप का है। यहाँ पर इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दी हुई हैं सोल प्रोप्राइटरशिप की, जिसमें सबसे पहला है सिंगल ओनरशिप। यस, दिस इज अ बिजनेस विच हैज़ बीन ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय एन सिंगल इंडिविजुअल। एक इंडिविजुअल अकेले इस पूरे बिजनेस को मैनेज और कंट्रोल करता है। नो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, चूँकि एक ही इंडिविजुअल है तो जो भी प्रॉफिट होगा वो उसी इंडिविजुअल का प्रॉफिट होगा, और अगर किसी तरीके का नुकसान होता है तो पूरा नुकसान भी उसी एक सिंगल इंडिविजुअल को वहन करना पड़ेगा, सफ़र करना पड़ेगा। ठीक, वन मैंस कैपिटल, दो इट इज़ अ बिजनेस विच हैज़ बीन कंडक्टेड बाय सिंगल इंडिविजुअल, तो ऑल द कैपिटल हैज़ टू बी इन्वेस्टेड बाय एन सिंगल पर्सन, वन मैन और वुमेन, वट एवर इट इज़। ठीक है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, इस टर्म को बहुत ध्यान से सुनिएगा, और ये टर्म पूरे चैप्टर और पूरी कॉमर्स में आपको आगे आते मिलता रहेगा। अनलिमिटेड लाइबिलिटी या लिमिटेड लाइबिलिटी होती क्या है? देखिए, अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब यही है कि मान लीजिए हम एक बिज़नेस कर रहे थे और वो बिज़नेस फेल हो गया। ठीक, तो बिज़नेस फेल हो गया और हमारा अगर कुछ पैसा बकाया है, बिज़नेस के सारी जो है वो असेट्स वगैरह, प्रॉपर्टी वगैरह बेच दी गई, उसके बाद भी अगर उधार बकाया है, तो अगर उस बिज़नेस में हमारी अनलिमिटेड लाइबिलिटी है तो उस उधार को पे करने के लिए हमारी अपनी घरेलू संपत्तियों को भी जो है वो नीलाम किया जा सकता है। हमारी अपनी पर्सनल असेट भी एक्वायर कर ली जाएंगी अगर हमारे बिजनेस की लाइबिलिटी अनलिमिटेड है। वेयर एज अगर लाइबिलिटी लिमिटेड है तो आपकी सिर्फ और सिर्फ बिजनेस असेट्स को ही टेक ओवर किया जाएगा, आपकी पर्सनल असेट टेक ओवर नहीं करी जाएंगी। ठीक है, तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी होना एक बिजनेस की एक तरीके की जो है वो डीमेरिट भी मानी जाती है। अच्छा, अगला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है लेस लीगल फॉर्मेलिटीज़। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज़ रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, बहुत ज़्यादा जो है वो लीगल प्रोसेस से आपको गुजरना नहीं पड़ता है, इसीलिए इसको जो है वो ईज़ ऑफ फॉर्मेशन बिजनेस भी माना जाता है कि उसको बड़े आसानी से स्टार्ट भी किया जा सकता है और बड़े आसानी से इसको एंड भी किया जा सकता है। ये इसका एक मेरिट भी माना जाता है।
वन मैन कंट्रोल, ये पूरा बिजनेस जो है वो एक सिंगल इंडिविजुअल के कंट्रोल में रहेगा। तो आई होप आपको सोल प्रोप्राइटरशिप की मीनिंग समझ में आ गई, कैरेक्टरिस्टिक्स समझ में आ गई। हियर वी आर हैविंग सर्टेन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। तो सबसे पहले हम फायदों की बात करते हैं पॉजिटिव रहते हुए। ईज एंड कॉस्ट ऑफ फॉर्मेशन बड़ा आसान है, चूँकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज़ रिक्वायर्ड नहीं होती हैं, बहुत ज़्यादा जो है वो पेपर वर्क नहीं होता है। जब भी चाहें आप बिज़नेस को स्टार्ट करें और जब भी चाहें आपको क्लोज़ करना है आप क्लोज़ कर दीजिए। तो बहुत चूँकि लॉ लीगल प्रोसेस रिक्वायर्ड होता नहीं, बहुत ज़्यादा जो है आपको लीगल प्रोसीडिंग से होकर गुजरना नहीं पड़ता, इसलिए इस बिज़नेस को स्टैब्लिश और वाइंड अप करना काफ़ी ईजी है और इसमें बहुत कम कॉस्ट भी लगती है। सीक्रेसी इज़ देयर, सीक्रेसी इसलिए है बिकॉज आपको अपनी पूरी बिजनेस एक्टिविटीज़ को किसी के साथ शेयर नहीं करना होगा। क्यों? क्योंकि आप सिंगल इंडिविजुअल हैं, सिंगल ओनर हैं, आपके जो भी डिसीजन हैं आपके अपने पास हैं, आपको किसी के साथ वो डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे में आपकी पूरी बिजनेस एक्टिविटीज़ पूरी तरीके से सीक्रेट रहेंगी। अगला है डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूज़ ऑफ प्रॉफिट। आपको किसी के ऊपर डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं, जो भी प्रॉफिट है वो सिंगल इंडिविजुअल का है। अगर हमने पूरा रिस्क लिया हुआ है तो सारा प्रॉफिट भी हमें, ये भी एक तरीके का एडवांटेज है। कंट्रोल ऑफ द बिजनेस, किसी चीज़ को ज़्यादा लोग जब कंट्रोल करते हैं तो उसमें क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा जो है वो डिस्पैरिटी ऑफ डिसीजंस भी आती है और काफ़ी सारा जो है वो डिले इन डिसीजन भी होता है। अब चूंकि मुझे पूरे बिजनेस को कंट्रोल करना है तो मुझे जो भी डिसीजन लेना है मैं बहुत क्विकली जो है वो ले सकता हूँ, ठीक है, मुझे बहुत ज़्यादा जो है वो टाइम नहीं लगेगा किसी भी डिसीजन को लेने में। तो एक यहाँ पर ये भी है, एक फ़ायदा ये भी माना जाता है सोल प्रोप्राइटरशिप का कि आप क्विक डिसीजंस ले सकते हो। गवर्नमेंट रेगुलेशन, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, लेस गवर्नमेंट रेगुलेशंस आर देयर एज कंपेयर टू सोल पार्टनरशिप एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी। उनके कंपैरिजन में यहाँ पर अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो सोल प्रोप्राइटरशिप पे बहुत ही ज़्यादा कम है। इज़ टू क्लोज द बिजनेस, हम जब भी चाहें इस बिज़नेस को एक प्रॉपर नोटिस जो है वो देकर क्लोज कर सकते हैं, क्योंकि हमें किसी से जो है वो राय लेने की या मशवरा करने की ज़रूरत नहीं है। मेरा पूरा बिजनेस मेरे अपने कंट्रोल में था। अच्छा, एडवांटेजेस के साथ क्या डिसएडवांटेजेस भी हैं? बिल्कुल है। सोल प्रोप्राइटर के अपने कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। तो सोल प्रोप्राइटरशिप की अगर हम बात करें तो डिसएडवांटेज में सबसे पहला जो डिसएडवांटेज हम बोलते हैं वो है अनलिमिटेड लायबिलिटी। एज आई टोल्ड यू अर्लियर, अनलिमिटेड लायबिलिटी क्या थी? जहाँ पर आपके बिजनेस के डेट्स को, बिजनेस के उधार को पूरा करने के लिए आपकी अपनी पर्सनल असेट्स को भी अक्वायर किया जा सकता है। ये सबसे पहला डिसएडवांटेज है। दूसरा जो डिसएडवांटेज बोला जाता है सोल प्रोप्राइटरशिप का वो है लिमिटेड सोर्स ऑफ फंड। चूँकि एक ही पर्सन इस बिज़नेस को कंट्रोल कर रहा है और एक ही पर्सन जो है वो कैपिटल इन्वेस्ट करेगा, तो किसी एक इंडिविजुअल के पास तो कैपिटल एक लिमिटेड मात्रा में ही होगी। तो ऐसे में आपका जो फंड्स हैं वो बहुत ही लिमिटेड रहेंगे और ऐसे में आपका एक्सपेंशन की जो पॉसिबिलिटी है वो भी काफ़ी कम हो जाती है। एक्सपेंशन के लिए जानते हैं हम कि कैपिटल ज़्यादा रिक्वायर्ड है। अब चूँकि एक ही इंडिविजुअल यहाँ पर इन्वेस्ट करने वाला है इसलिए बहुत ज़्यादा कैपिटल हमारे पास नहीं होती। एक इंडिविजुअल के होने से हमारे पास स्किल्स भी बहुत ज़्यादा जो है वो नहीं होंगी, लिमिटेड स्किल्स होंगी उसी इंडिविजुअल की। लैक ऑफ कंटिन्यूटी इसलिए बिकॉज चूँकि एक ही इंडिविजुअल है, अगर उसके साथ कोई हेल्थ इश्यूज़ हो जाते हैं, उसके साथ कोई एक्सीडेंटल चीज़ें हो जाती हैं तो बिजनेस वाइंड अप भी हो सकता है। तो कंटिन्यूटी का जो है वो प्रॉब्लम यहाँ पर माना जाता है। लैक ऑफ क्वालिफाइड एम्प्लॉयज़, लैक ऑफ प्रोफेशनल एम्प्लॉयज़ या क्वालिफाइड एम्प्लॉयज़ की बात करें तो इसलिए बिकॉज चूँकि एक ही इंडिविजुअल के होने से कम कैपिटल कंट्रीब्यूशन होता है, लिमिटेड कैपिटल कंट्रीब्यूशन होता है, तो ऐसे में जो प्रोफेशनल्स हैं उनको हायर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास उतना पैसा, उतना जो है वो फाइनेंशियल जो है वो रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है। अगर हमारे पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज ज़्यादा होते तो हम क्वालिफाइड एम्प्लॉय, प्रोफेशनल एम्प्लॉयज़ को हायर कर सकते थे। तो दीज आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। देन कम्स टू नेक्स्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो कि है HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की बात करें तो ये एकमात्र ऐसा फॉर्म ऑफ बिजनेस है जो सिर्फ इंडिया के अंदर पाया जाता है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस की अगर बात करें तो यहाँ पर एक पूरी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होती है जो कि पूरे बिजनेस को कंडक्ट करती है। इसकी थोड़ी सी हम मीनिंग या उसकी जो डेफिनेशन को समझे सबसे पहले तो उसकी डेफिनेशन के अंदर बताया गया है, द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस और HUF इज़ अ यूनिक टाइप ऑफ बिजनेस एक्टिविटी।
इट इज़ गवर्नड एंड डिक्टेटेड बाय हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। ठीक है, तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस के लिए बाकायदा जो है वो हिंदू सक्सेशन एक्ट है, हिंदू उत्तराधिकार एक्ट। ठीक है, इस एक्ट के अकॉर्डिंग ही हम HAF को जो है वो गवर्न कर सकते हैं, विच इज़ वन ऑफ द सेवरल रिलीजियस लॉज प्रिवेलेंट इन इंडिया। वेल, any person born into family, whether it is boy or girl, up to the next coming 3 generation is the part of HAF। तो 3 जनरेशन तक का जो मेंबर होता है वो HAF कहलाता है। 3 जनरेशन की बात करें तो ये हेड हो गए, कर्ता हो गए, उनका लड़का या उनकी लड़की और उनके ग्रैंडसन या ग्रैंड डॉटर, मतलब ये 3 जनरेशन जो है वो इस फैमिली का पार्ट हो जाती हैं। जैसे ही बर्थ लेंगी उसी तरीके से इस फैमिली बिजनेस का जो है वो पार्ट मानी जाएंगी। दीज मेंबर्स आर को-पार्टनर्स। तो ये पूरे बिजनेस के जो मेंबर्स होते हैं इनको हम बोलते हैं को-पार्टनर्स। द हेड ऑफ सच अ जॉइंट फैमिली बिजनेस इज द एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली। और इस फैमिली का जो सबसे एल्डेस्ट मेंबर है वो हेड माना जाएगा इस बिजनेस का, और उस हेड को हम बोलते हैं कर्ता। ही इज़ द मेन पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर द बिजनेस एंड द फाइनेंसेस। यही जो है वो इस बिजनेस का सबसे जो है वो इम्पॉर्टेंट पर्सन माना जाता है। ठीक है, इसकी लाइबिलिटी वगैरह जो है वो अनलिमिटेड होती है, जबकि अदर मेंबर्स की जो लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपकी लिमिटेड और अनलिमिटेड लाइबिलिटी। बाकी जो प्रॉफिट शेयरिंग होता है वो सब में बराबर बंटता है। ठीक, अब बात करते हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ HAF। HAF जो है, HAF बिजनेस के 2 टाइप माने गए हैं, एक आपका दया भाग और दूसरा है मिताक्षरा। 2 सिस्टम माने गए हैं। ठीक, दया भाग जो है वो कहता है कि मेल और फीमेल दोनों ही को-पार्टनर्स हो सकते हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ, मैं 2005 से पहले की बात कर रहा हूँ, 2005 के बाद जो है अब ऑल ओवर इंडिया दया भाग ही चलता है, मिताक्षरा का अब कोई सिस्टम नहीं रहा। दया भाग कहता था, ये पहले तो सिर्फ वेस्ट बंगाल में पाया जाता था, और इसके अकॉर्डिंग जो है वो मेल और फीमेल बर्थ दोनों ही जो है वो फैमिली बिजनेस का जो है वो पार्ट मानी जाएंगी। जबकि मिताक्षरा क्या कहता था, मिताक्षरा अलाउ करता था सिर्फ मेल मेंबर्स को HAF में। ठीक, तो आफ्टर 2005 हिंदू सक्सेशन एक्ट 2005 में कुछ अमेंडमेंट हुआ और उस हिसाब से आपका मिताक्षरा खत्म हो गया। अब HAF के अकॉर्डिंग जो है वो सारे मेंबर्स, वेदर दे आर मेल और फीमेल, सारे मेंबर्स जो है वो उस फैमिली के बिजनेस का पार्ट माने जाएंगे। और आगे चलते हैं। सो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, फीचर्स की बात करें, तो फॉर्मेशन, इस पूरे बिजनेस का फॉर्मेशन एक लॉ, एक एक्ट के अकॉर्डिंग हुआ है जिसको हम बोलते हैं हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। लीगली स्टेटस इसका क्या है, लीगल स्टेटस क्या है, तो इट इज़ जॉइंटली ओन्ड बिजनेस गवर्न बाय हिंदू सक्सेशन एक्ट। सारे को-पार्टनर्स जो है इसको जॉइंटली जो है वो ओन करते हैं, सबका अपना बराबर हिस्सा होता है, और इसका जो गवर्निंग है वो हिंदू सक्सेशन एक्ट के अकॉर्डिंग होगी। मेंबरशिप इसमें कैसे मिलती है, मेंबरशिप आपको तभी मिलती है जब आप इस फैमिली के अंदर जो है वो जन्म लेंगे। प्रॉफिट शेयरिंग की अगर बात करें तो HAF के अंदर, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, कि सारा प्रॉफिट सारे को-पार्टनर्स में, सारे मेंबर्स में बराबर बटेगा। मैनेजमेंट, इसका जो पूरा मैनेजमेंट, पूरा कंट्रोल और पूरे जो मेजर डिसीजंस होते हैं वो कर्ता के हाथों में होते हैं, और कर्ता को कोई ज़रूरत नहीं होती कि वो किसी से ये सारी चीज़ें शेयर करे कि उसे क्या करना है और कैसे करना है। अगर वो चाहे तो वो किसी से भी जो है वो डिस्कस ना करे, वो सारा बिजनेस जो है वो अपने हाथों से जो है वो कंट्रोल करता है, मैनेज करता है। लाइबिलिटी की बात करें तो अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर कर्ता की जो लाइबिलिटी होगी वो अनलिमिटेड होगी, एंड रेस्ट ऑफ द मेंबर्स की जो लाइबिलिटी होगी वो लिमिटेड होगी। कंटिन्यूटी, ये बिजनेस सोल प्रोप्राइटर के अगर कंपैरिजन में देखें तो सोल प्रोप्राइटरशिप में आपका क्या होता था, सोल प्रोप्राइटर में अगर किसी सोल प्रोप्राइटर की डेथ होती थी तो बिजनेस डिसकंटिन्यू हो जाता था। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पर अगर कर्ता की डेथ होगी तो नेक्स्ट एल्डेस्ट मेंबर आपका जो है वो कर्ता बन जाएगा। ठीक है, ये बिजनेस आपका कंटिन्यू चलेगा। अब इन कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद हमारे HAF और
फैमिली बिजनेस के अंदर अगर हम बात करें तो इसके भी कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। सबसे पहले तो ईज़ ऑफ फॉर्मेशन, बड़ा आसान सा फॉर्मेशन है, इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो आपको लीगल फॉर्मेलिटीज़ रिक्वायर्ड नहीं है, आपको सिर्फ हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 को फॉलो करना है। मोटिवेशन इसलिए बिकॉज सारा प्रॉफिट जो है हमारे अपनी फैमिली में ही बटेगा। अगर हम कुछ अच्छा काम कर रहे हैं तो अगर हमें प्रॉफिट हुआ है तो वो प्रॉफिट हमारे मेंबर्स में ही बटेगा, और मेंबर्स अगर ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करते हैं तो एक तरीके का उनके लिए मोटिवेशन ही है। फ्रीडम ऑफ एक्शन इसलिए बिकॉज कर्ता जो है पूरे बिजनेस को मैनेज करता है और उसको जो है वो अपने डिसीजंस लेने में किसी का जो है वो राय या किसी की जो है वो बेसिकली सजेशन की ज़रूरत नहीं होती, वो अपने हिसाब से डिसीजन ले सकता है। क्विक डिसीजन भी इसी बात पे बिकॉज उसे अपने डिसीजंस लेने के लिए किसी का वेट या किसी से सजेशन की ज़रूरत नहीं होती, वो आसानी से प्रॉम्प्ट डिसीजंस ले सकता है। फ्लेक्सिबिलिटी की अगर हम बात करें तो कैपिटल कंट्रीब्यूशन के बेसिस पर है। हम बिज़नेस को छोटे लेवल पर भी रन कर सकते हैं और बड़े लेवल पर भी रन कर सकते हैं। पर्सनल टच, चूँकि एक फैमिली बिजनेस है, फैमिली बिजनेस में सारे मेंबर्स जो है वो खुद से बिज़नेस को मैनेज कर रहे होते हैं और बिज़नेस को जो अपने कंज्यूमर्स हैं उनको पर्सनली जानते हैं, पर्सनल टच रखते हैं बिज़नेस पर। सीक्रेसी मेंटेन रहती है क्योंकि सारे जो मेजर डिसीजन है वो कर्ता खुद से लेता है और उसको ज़रूरी नहीं है कि ये सारे डिसीजंस लोगों से शेयर करे। ठीक, उसके बाद आते हैं डिसएडवांटेजेस पर, लिमिटेशंस पर। तो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, क्यों? क्योंकि चूँकि एक फैमिली के इन्वेस्टमेंट ही होता है और एक फैमिली के पास जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन होगा, जो रिसोर्सेज होंगे वो लिमिटेड होंगे। अब चूँकि लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और एक फैमिली के अंदर के लोग ही एम्प्लॉयड हैं तो आपके पास जो मैनेजरियल एबिलिटी है वो भी लिमिटेड होगी। एक तीसरा जो डिसएडवांटेज है वो कर्ता की अनलिमिटेड लाइबिलिटी है। कर्ता की जो लाइबिलिटी मानी जाती है वो अनलिमिटेड मानी जाती है यहाँ पर। लैक ऑफ कंटिन्यूटी, को पार्टनर्स अगर जो है बेसिकली अगर डिनाई कर दे बिज़नेस को कंटिन्यू करने के लिए तो बिज़नेस आपका डिसकंटिन्यू हो सकता है। नो इकोनॉमीज़ ऑफ लार्ज स्केल, इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल आपको तभी मिलती है जब आप बड़े लेवल पर बिज़नेस करते हो, तो आपका पर यूनिट कॉस्ट क्या होती है, रिड्यूस करती है। अब मैं यहाँ पर अगर बात करूँ, चूँकि हमारे पास बहुत ज़्यादा कैपिटल नहीं है, एक ही फैमिली का इन्वेस्टमेंट है तो बहुत ज़्यादा कैपिटल नहीं होगी। अब बहुत ज़्यादा कैपिटल नहीं है तो हम ज़्यादा बड़े लेवल पर बिजनेस नहीं कर सकते हैं, जिससे हमें जो है वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल का एडवांटेज यहाँ पर नहीं मिलने वाला। सो दिस वाज आवर HUF, ये हमारा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस था। तीसरा जो फॉर्म ऑफ बिजनेस है वो है आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी, द वर्ड कोऑपरेटिव मीन्स वर्किंग टुगेदर विद अदर्स फॉर अ कॉमन पर्पस। कोऑपरेटिव मतलब आपस में मिलजुल कर आपस के हित के लिए काम करना। द कोऑपरेटिव सोसाइटी इज अ वॉलेंट्री एसोसिएशन ऑफ पर्सन हु जॉइंस टुगेदर विद अ मोटिव ऑफ वेलफेयर ऑफ मेंबर्स। ये बेसिकली एक मेंबरशिप है लोगों की, जहाँ पर कुछ लोग जो है वो शामिल होते हैं आपस में ऐच्छिक रूप से अपनी इच्छा से जो है वो वॉलेंट्री शामिल होते हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ मेंबर्स, और वो आपसी जो है वो सहयोग के लिए, आपसी जो है वो कल्याण के लिए शामिल होते हैं। They are driven by the need to protect their economic interests in the face possible exploitation in the hands of middlemen, obsessed with the desire to earn profit. The cooperative society is compulsorily required to be registered under Cooperative Societies Act 1912। तो जो कोऑपरेटिव सोसाइटी बेसिकली जो है वो इस्टेब्लिश करी जाती है मिडलमैन से, बेसिकली अपने जो फाइनेंशियल इंटरेस्ट है उनको बचाने के लिए, और इसको जो गवर्न किया जाता है वो गवर्न किया जाता है अंडर द एक्ट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ 1912। फर्दर और आगे अगर बात करते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी की, तो इसके जो फीचर्स बताए गए हैं वो यही है कि इसका जो मेंबरशिप है वो पूरी तरीके से वॉलेंट्री है। ठीक, वॉलेंट्री मेंबरशिप होती है, आपकी इच्छा है तो आप बेसिकली इसके जो है वो मेंबर बनिए, अगर आपकी इच्छा नहीं है तो आप इसके मेंबर ना बनिए। ठीक है, लीगल स्टेटस की बात करें तो इट इज़ मैंडेटरी फॉर अ कोऑपरेटिव सोसाइटी टू गेट रजिस्टर्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1912। ठीक, तो जब उस एक्ट के अंदर अपने आप को रजिस्टर करेगी तभी इसको एक लीगल एंटिटी मिलती है डिफरेंट फ्रॉम इट्स मेंबर।
ठीक। और कोऑपरेटिव सोसाइटी अपने नाम से जो है वो प्रॉपर्टी खरीद और बेच सकती है और कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। फिर आपका जो अगला आ जाता है वो है लिमिटेड लाइबिलिटी। द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय देम। सो मेंबर्स जितना भी कंट्रीब्यूशन करते हैं, कैपिटल का जितना भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनकी लाइबिलिटी उसी अमाउंट तक लिमिटेड है, उसके बियॉन्ड नहीं होती है। ठीक है, तो उनकी अपनी पर्सनल एसेट जो है वो एक्वायर नहीं करी जा सकती हैं। चौथा पॉइंट है कंट्रोल। इन द कोऑपरेटिव सोसाइटी द प्रिंसिपल ऑफ वन मेंबर वन वोट। तो ऐसा नहीं है कि किसी पर्सन ने ज़्यादा जो है क्या कहते हैं, अगर जो है इन्वेस्टमेंट कर दिया तो उसका जो वोटिंग शेयर ज़्यादा हो जाएगा, जैसा कि जॉइंट स्टॉक कंपनी के अंदर होता था कि जिसका ज़्यादा इन्वेस्टमेंट उसका ज़्यादा शेयर। यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपने इन्वेस्टमेंट जो भी किया हो, आपकी जो वोट है हर मेंबर का इक्वल वोट माना जाएगा। कोऑपरेटिव सोसाइटी इसी प्रिंसिपल पर वर्क करती है कि वन मैन एंड वन वोट, तो सारा कंट्रोल जो है वो इक्वली डिवाइडेड होता है। और कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो प्राइमरी मोटिव होता है एस्टैब्लिशमेंट का, वो प्रॉफिट मोटिव ना होकर क्या होता है, अपने मेंबर्स को सर्व करने का होता है कि हम जो भी अर्न करेंगे वो अपने मेंबर्स में बांटेंगे और हमारी हर एक्टिविटीज़ से हमारे मेंबर्स को जो है वो एडवांटेज मिले, फ़ायदा मिले। अब मैं इस कोऑपरेटिव सोसाइटी के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात करता हूं। तो सबसे पहले मेरिट्स या एडवांटेजेस की बात करें तो इक्वलिटी इन वोटिंग स्टेटस। मैंने पहले ही बताया कि हर एक मेंबर को इक्वल वोटिंग राइट्स मिले हुए हैं यहाँ पर। ठीक है, इक्वल वोटिंग राइट मिले हुए। दूसरा, हर मेंबर का जो इन्वेस्टमेंट जितना है बस उसी अमाउंट तक उसकी लाइबिलिटी है, उसके बियॉन्ड उसकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी इसके अंदर नहीं होती। स्टेबल एग्जिस्टेंस मेंबर्स में कम मेंबर्स विल गो, बट कोऑपरेटिव सोसाइटी आपकी लॉन्ग टर्म चलती रहेगी। इकोनॉमीज इन ऑपरेशन, हाउ कम, बिकॉज ज़्यादा लोग अलग अलग फैमिलीज से आते हैं, अलग अलग लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपका जब इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता है तो हम बड़े लेवल पर वर्क कर सकते हैं। और जब बड़े लेवल पर वर्क करेंगे तो जाहिर तौर से हमें जो है वो बल्क में किसी भी चीज़ को करेंगे ना, तो आपकी कॉस्ट पर यूनिट क्या होती है, डिक्रीज करती है, हमें उसका भी फ़ायदा होता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी को गवर्नमेंट का भी जो है वो फ़ायदा मिलता है। गवर्नमेंट अपनी कई सारी स्कीम्स के थ्रू जो है वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को जो है वो अलग अलग तरीके के इंसेंटिव्स देती है। बड़ा आसान सा फॉर्मेशन है। अकॉर्डिंग टू एक्ट हमें कुछ 10 मेंबर्स एटलीस्ट रिक्वायर्ड हैं और उन 10 मेंबर्स के साथ एक लिमिटेड अमाउंट से हम जो है वो बिजनेस को ऑपरेट कर सकते हैं। ईज ऑफ फॉर्मेशन है। अच्छा, फिर कम्स टू डीमेरिट। लेट्स कम टू डीमेरिट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर हैविंग वेरी लिमिटेड रिसोर्सेज। ठीक है, अगेन अगर हम बात करें तो पीपल्स come from different background, having less amount of capital they used to come in cooperative society, तो कम resources होते हैं। inefficiency of management, चूँकि कम resources है तो अगेन हमारे पास जो प्रॉब्लम आती है वो आती है प्रोफेशनल एम्प्लॉयज़ की। हम प्रोफेशनल एम्प्लॉयज़ को जो है हायर नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास उतना पैसा अवेलेबल नहीं है। सीक्रेसी इसलिए नहीं है बिकॉज हर एक चीज़ आपको जो है वो मेंबर्स के बीच में डिस्कस करनी होती है, तो वो मेंबर्स हमारी किसी भी बात को बाहर भी रिवील कर सकते हैं। गवर्नमेंट का एक्सेसिव कंट्रोल होता है। चूँकि गवर्नमेंट के कई सारे इंसेंटिव्स हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को मिलते हैं, तो इसलिए गवर्नमेंट का एक्सेसिव कंट्रोल भी होता है। और चूँकि कई सारे मेंबर्स हैं, अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, तो उनके अपने अलग अलग ओपिनियन भी हो सकते हैं, तो यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट्स के चांसेस भी बने रहते हैं। तो दीज आर द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। नाउ लेट्स कम टू द फाइनल टॉपिक ऑफ दिस पार्ट एंड दो दैट इज टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। अलग अलग तरीके के कुल 6 टाइप्स बताए गए हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के, जिसमें सबसे पहला है कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करें तो अलग अलग कंज्यूमर ने क्या किया, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बिल्डअप करी, अपना कंट्रीब्यूशन किया और सीधे गुड्स क्या किया, प्रोड्यूसर से खरीद लिया। प्रोड्यूसर से खरीदने से फ़ायदा क्या है कि ये जो मिडलमैन है, मिडलमैन एलिमिनेट कर दिए, तो इससे क्या फ़ायदा हुआ, इससे इनको जो पर यूनिट कॉस्ट जो है वो प्रोडक्ट का कम हो गया। देन दूसरा आपका प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी है। प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की बात करूं तो प्रोड्यूसर्स आपके छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स हैं जिनके पास अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी नहीं है, जो बेसिकली मार्केटिंग पॉलिसीज़ नहीं जानते हैं, तो उन्होंने क्या किया, अपने छोटे छोटे रिसोर्सेज को जो है वो बिल्टअप करके सारे प्रोड्यूसर्स मिल गए और अपने प्रोडक्ट को एक जगह गैदर किया
और सारे लोगों ने मिलकर जो है वो सोसाइटी के थ्रू उस गुड्स को क्या किया, बेच दिया। तो जब कई सारे लोग जो है मिलकर जो है बेसिकली पूल करते हैं ना, तो इंटरेस्ट सबका फ़ायदा होता है उसमें। फिर मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, यहाँ पर भी बेसिकली क्या है कि हमको मार्केटिंग एडवांटेजेस लेने हैं, तो हम लोगों ने बेसिकली मेंबर्स बने एक कोऑपरेटिव सोसाइटी के, और इस सोसाइटी ने हमको जो है वो मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ के लिए अलग अलग रिसोर्सेज प्रोवाइड करे, हमारे प्रोडक्ट को जो है वो मार्केटिंग प्रोवाइड करी। चौथा आपका फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी है। फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर क्या है कि फार्मर्स ने एक कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बिल्डअप करी और उनको जो रिसोर्सेज रिक्वायर्ड थे, लाइक बीज चाहिए थे, अलग अलग जो है वो इक्विपमेंट्स चाहिए थे फार्मिंग के लिए, तो वो उस सोसाइटी से उनको मिल गए, ताकि वो अपनी क्रॉप्स को जो है वो बेहतर तरीके से जो है वो प्रोड्यूस कर सकें और बाकी जो क्रॉप्स होती हैं उसको मार्केट में आफ्टर बेच भी सकें। क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी बेसिकली वहाँ से ओरिजिन हुआ जहाँ से महाजन का जो है वो एक्सप्लॉयटेशन बढ़ गया। महाजन या देश जो साहूकार होते हैं वो हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर जो है वो लोगों को लोन प्रोवाइड करते हैं, फार्मर्स को लोन प्रोवाइड करते हैं। तो ऐसे में हमने क्या किया, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बिल्डअप करी, जहाँ पर हमें बहुत रीजनेबल इंटरेस्ट रेट पर जो है हमें लोन मिल जाता था मेंबर्स को। आखिरी में आपका है कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। तो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की अगर मैं बात करूं तो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में बेसिकली वो पॉइंट आ गया कि ये उन लोगों के लिए बेसिकली है जिनकी इनकम काफ़ी कम है और जिनके पास अपना कोई जो है वो घर नहीं हो पाता, तो वो बेसिकली इन सोसाइटीज़ के थ्रू जो है वो अपना घर जो है वो बिल्डअप कर पाता है। So with this we are coming to the end of this first part of this chapter and I hope you must be getting this chapter। आपको ये points समझ में आए होंगे, चूँकि आपका ये बिल्कुल starting है कॉमर्स स्ट्रीम का। Again I'm telling you कि we'll be providing all the things, all one-stop solution for all your commerce related problem। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर आपको ये चैनल पसंद आ रहा है, इसका कंटेंट पसंद आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में इसके बारे में लिख भी सकते हैं। अगर किसी तरीके की कोई क्वेरी है, कोई वीडियो आप चाहते हैं पर्टिकुलर टॉपिक का, तो वो भी आप इसके अंदर लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।